बात है वर्ष सन 1713 ईस्वी की, जब 8वें मुगल शासक जहांदर शाह की चौथी बेगम लाल कुंवर उर्फ इम्तियाज महल ने देखा कि यमुना नदी में कुछ व्यापारी एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर नाव में बैठकर यात्रा कर रहे हैं। लाल कुंवर ने बादशाह से कहा कि मैंने आज तक कभी भी लोगों को पानी में डूबकर तड़पकर मरते हुए नहीं देखा। बस फिर क्या था, इतना सुनना हुआ, बादशाह ने आदेश दिया कि ऐसे लोगों को जिनको तैरना नहीं आता उनको यमुना नदी में फेंका जाए। एक एक करके बहुत सारे लोगों को पानी में फेंका गया और उनको तड़पकर मरता हुआ देखकर जब लाल कुंवर प्रसन्न हुई तो अपनी बेगम को प्रसन्न देखकर बादशाह भी प्रसन्न हुआ। तो जहांदर शाह के शासनकाल में कोई ये एक ही विचित्र वाकया नहीं है, इसी प्रकार के बहुत सारी बातें हैं। भले ही लाल कुंवर के साथ में बादशाह का खुले में नग्न होकर नहाना, या लाल कुंवर के कहने पर जंगल के जंगल साफ करवा देना, या लाल कुंवर के कहने पर चिंकलीज खान जो आगे चलकर हैदराबाद का पहला निजाम बना था उसको दंडित करने के आदेश निकालना, इस प्रकार के बहुत सारे वाकये हैं। तो इस वीडियो में हम 8वें मुगल शासक जहांदर शाह के शासनकाल के संबंध में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि किस प्रकार से वो मुगल शासक बना, उसने किसानों से रेवेन्यू कलेक्शन की कौन सी व्यवस्था अपनाई, किस प्रकार से उसका अंत हुआ, उसके शासनकाल में मुगल अमीर उमराव जो थे उनके पदों को, उनकी सत्ता को कम करने का प्रयास क्यों किया गया, हिंदू राजाओं की सत्ता को बढ़ाने का प्रयास क्यों किया गया, इस संपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे। और इस वीडियो का जो मुख्य सोर्स है वो एक किताब है द लेटर मुगल, और यह किताब लिखी गई है विलियम इरविन के द्वारा। कौन विलियम इरविन? विलियम इरविन जो एक आईसीएस अधिकारी थे ब्रिटिश भारत के दौरान, यानी जब ब्रिटिशर्स का भारत पर अधिकार था उस समय के एक इंडियन सिविल सर्वेंट थे, वर्तमान में ये पोस्ट आईएएस कहलाती है। उनके द्वारा एविडेंसेस के आधार पर, ऑथेंटिक सोर्सेज के आधार पर, यानी वो इतिहासकार जो जहांदर शाह के समकालीन थे या उस समय के आसपास के जो इतिहासकार थे उनके द्वारा जो बातें लिखी गई हैं, उन्हीं की बातों को कोट करते हुए, उन्हीं के सोर्सेज को ध्यान में रखते हुए विलियम इरविन के द्वारा यह किताब लिखी गई है। और बाद में इसमें कुछ बातें और ऐड की गई थी सर जदुनाथ सरकार के द्वारा। तो यही हमारे इस वीडियो का मुख्य सोर्स है। मैं रमन भारद्वाज, आइए शुरू करते हैं। विषय की शुरुआत करेंगे मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु के साथ में। वर्ष सन 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से अगला मुगल शासक बना। लगभग 63 या 64 वर्ष की आयु में बहादुर शाह प्रथम अगला मुगल शासक बना, और बहादुर शाह का कार्यकाल ज्यादा लंबा नहीं रहा। 1707 से और 1712 ईस्वी तक का ही शासनकाल रहा, और मात्र 5 या 5.5 वर्ष के शासनकाल के बाद फरवरी 1712 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई। अब बहादुर शाह प्रथम की जब मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु के बाद में उनके जो 4 पुत्र थे उनके मध्य उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष और युद्ध हुआ। ये कौन कौन से पुत्र थे? एक तो थे जहांदर शाह, जिनका नाम था मिर्जा मोइनुद्दीन बेग मुहम्मद खान। अब इतना लंबा नाम है तो बार बार मैं ये मूल नाम नहीं बोलूंगा, मैं जहांदर शाह ही बोलूंगा। हालांकि मूल नाम यही था, मिर्जा मोइनुद्दीन बेग मुहम्मद खान, और बादशाह बनने के बाद फिर वो जहांदर शाह के नाम से शासक बना। ठीक है। दूसरे जो पुत्र थे वो थे अजीमुशान, ये दूसरे नंबर के थे। पहले नंबर सबसे बड़ा जहांदर शाह, फिर अजीमुशान, फिर रफीउशान, और इसके बाद जहान शाह। इनके मध्य संघर्ष हुआ मार्च 1712 ईस्वी में। अजीमुशान और जहांदर शाह के मध्य लाहौर का युद्ध हुआ, जिसमें जहांदर शाह ने अजीमुशान को पराजित किया और हत्या कर दी। और दो जो और भाई बचे हुए थे, रफीउशान और जहान शाह, उन दोनों को भी मार दिया गया। और अपने भाइयों की हत्या करने के बाद जहांदर शाह मार्च सन 1712 ईस्वी में अगला मुगल शासक बन गया। अब एक क्वेश्चन यहां यह आता है कि वो क्या कारण थे जिसकी वजह से जहांदर शाह जीता और अजीमुशान हारा, जबकि अजीमुशान तो बंगाल का गवर्नर था, और बंगाल जिसके पास में ज्यादा ताकत उसी के पास में, क्योंकि हम देखते भी है बाद में जब अंग्रेज भारत में आए थे और भी जो यूरोपियन कंपनियां भारत में आई थी तो उनमें बंगाल पर अधिकार करने को लेकर ही संघर्ष होता था, क्योंकि भारत पर अगर सत्ता स्थापित करनी है तो बंगाल में संसाधन है, संसाधन जिसके हाथ में सत्ता उसके पास में। तो बंगाल तो था अजीमुशान के पास में, लेकिन आखिर वो पराजित क्यों हुआ? तो इसका कारण था एक व्यक्ति, और वो व्यक्ति जुल्फिकार खान। कौन जुल्फिकार खान?
तो जुल्फिकार खान जो है ये असद खां का पुत्र था। कौन असद खां? तो थोड़ा सा वापस में पीछे की ओर लेकर चलता हूं। औरंगजेब के शासनकाल में उसका एक वजीर था असद खां, जो शिया मुसलमान था। ईरानी दल का, ईरान के जो मुसलमान थे उनका नेता हुआ करता था। उस असद खां पर औरंगजेब का बहुत विश्वास हुआ करता था, और औरंगजेब जब अपने अंतिम दिनों में था, यानी जब मरने को था, तो उससे पहले भी औरंगजेब ने असद खां की तारीफ की थी अपने वसीयतनामे में। औरंगजेब की जब मृत्यु हुई, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद अगला मुगल शासक बना उसका पुत्र बहादुर शाह प्रथम। उसने असद खां को वकील मुतलक बनाया और असद खां के पुत्र जुल्फिकार खां को अपना वजीर बनाया। तो समझ में आया जुल्फिकार खां कौन था? असद खां का पुत्र। अब असद खां के बाद जुल्फिकार खां ईरानी दल का, यानी ईरान के जो मुसलमान थे उनका नेता था। यह एक शिया मुसलमान था। इसी जुल्फिकार खां ने जहांदर शाह को सहयोग दिया और इसके सहयोग से जहांदर शाह विजयी हुआ और इसने अजीम उस शान को पराजित किया, उसकी हत्या कर दी और अगला मुगल शासक बन गया। अब विषय को और आगे बढ़ाते हैं, तो मैं दो इतिहासकारों के कथन आपके समक्ष रखता हूं और फिर इनका ही हम विश्लेषण करेंगे आगे चलकर। एक लेखक हैं जिनका नाम है इरादत खां। इरादत खां ने यह कहा है कि जहांदर शाह रंगरलियों में डूबा रहता था। रंगरलियों में डूबा रहने वाला एक कमजोर शासक था और जो अमीर और उमराव वर्ग जो था उसका जहांदर शाह से कोई लगाव नहीं था। इरादत खां ने यह भी कहा है कि यह एक लंपट मूर्ख था। ऐसा क्यों कहा, इसका अभी हम विश्लेषण करेंगे कि जहांदर शाह को लंपट मूर्ख क्यों बताया, रंग रंगलियों में डूबा रहने वाला शासक क्यों बनाया, और जो अमीर उमराव थे, जो मुस्लिम अमीर थे, उनका जहांदर शाह से लगाव कम क्यों था। लगाव का मतलब प्रभाव कम क्यों था। एक और कथन में रखता हूं, फिर इनका विश्लेषण करेंगे। खफी खां, जिनके द्वारा लिखा गया है मुंतखब उल लुबाब। खफी खां यह कहता है कि जहांदर शाह के समय जो नाचने गाने वाले थे उनका बोलबाला था और मुगल दरबार नाचने गाने वालों का अड्डा बन गया था, और इन्हीं वजह से शासन की जो बागडोर थी, शासन की जो शक्तियां थी, वो जुल्फिकार खां के हाथों में चली गई थी। वही जुल्फिकार खां जिसके सहयोग से, जिसके साथ देने से जहांदर शाह ने अपने भाई को पराजित कर दिया था। अब इन दोनों कथनों का पूरा क्या मतलब है, तो इसके लिए थोड़ा सा आप जहांदर शाह का परिचय लेते हैं। मतलब किन किन से विवाह किया और कैसी उसकी लाइफ थी, कैसा उसका जीवन था, कैसा चरित्र था, फिर यह कथन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जहांदर शाह का जन्म हुआ था 1661 ईस्वी में। मतलब जब शासन हुआ करता था उसके दादा औरंगजेब का, तब उसका जन्म हुआ था 1661 ईस्वी में। और मात्र 10 वर्ष की आयु में ही जहांदर शाह को बल्ख का सूबेदार बना दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। बल्ख जो वर्तमान में आता है अफगानिस्तान में। और जब सत्ता आई जहांदर शाह के पिता बहादुर शाह प्रथम के पास में, मतलब मुअज्जम के पास में, तब जहांदर शाह को मुल्तान की सूबेदारी दी हुई थी। मतलब पद तो अच्छे मिलते रहे थे। समुद्री व्यापार से भी जहांदर शाह ने बहुत पैसा कमाया था। जहांदर शाह ने पहला जो विवाह किया था वो सन 1676 ईस्वी में किया था। सफावी थे, मुकर्रम खान सफावी, जो ईरान के थे, उनकी पुत्री से किया था। अब पहली पत्नी की जब मृत्यु हो गई तो पहली पत्नी की जो भतीजी थी, मतलब पहली पत्नी के जो भाई थे उन भाई की पुत्री जिसका नाम था सैयद उन निसा, दूसरी शादी सैयद उन निसा से करी 1684 ईस्वी में। अब सैयद उन निसा के बाद तीसरी शादी करी अनूप बाई से, जो एक हिंदू महिला थी, और अनूप बाई से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था अजीजुद्दीन, जो आगे चलकर सन 1754 से और 1759 ईस्वी के दौरान आलमगीर द्वितीय या आलमगीर सेकंड के नाम से अगला मुगल शासक बना था। यहां बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे आ रहे हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर बात को बहुत गौर से सुनना और बाद में फिर आप नोट डाउन कर लेना इनको। अब अनूप बाई के बाद में चौथा जो विवाह किया वो किया था लाल कुंवर से। लाल कुंवर कौन थी जिसका इतना प्रभाव रहा कि उसको नूर जहां तक कह दिया गया। तो इस लाल कुंवर के बारे में परिचय ले लेते हैं, जिसकी वजह से सत्ता में ऊंचे ऊंचे पदों तक नाचने गाने वाले पहुंच गए थे, उनको मनसबदारियां दी गई थी, ऊंचे ऊंचे ओहदे दिए गए थे, और इसके जो चहेते थे सब्जी बेचने वालों को भी ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठाया गया था। तो लाल कुंवर का परिचय लेना तो बनता है।
लाल कुंवर एक नाचने गाने वाली थी। लाल कुंवर का जब जहांगीर शाह से विवाह हुआ तो इसने इसको उपाधि दी इम्तियाज महल की। लाल कुंवर के जो पिता थे वो थे खासूसियत खान, और ऐसा पढ़ने को मिलता है कि खासूसियत खान मियां तानसेन के वंशज थे। तानसेन के बारे में हम जानते हैं कि जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे तानसेन, और गाने बजाने में बहुत निपुण थे। तो उन्हीं तानसेन के वंशज खासूसियत खान की पुत्री थी जिसका नाम था लाल कुंवर, और लाल कुंवर गाने और नाचने में माहिर थी, बहुत सुंदर थी, और इसकी खूबसूरती पर जहांगीर शाह आसक्त हो गया, मंत्रमुग्ध हो गया और इससे विवाह कर लिया। और इसका इतना प्रभाव रहा कि लाल कुंवर ने अपने परिवार के लगभग सारे लोगों को अच्छे अच्छे पदों पर सेट करवा दिया। इसके भाई थे नियामत खान, नामदार खान, खानजादा खान। इनको ऊंचे ऊंचे ओहदों पर बैठाया, इनको मनसबदारियां दिलाई, इनको अच्छी जागीरें दिलवाई। लाल कुंवर की ही एक चहेती थी सब्जी बेचने वाली जुहारा, जिसको जुहारा कहते थे। अब जुहारा शायद या तो टाइटल है या उस महिला का नाम होगा। उसको भी जागीरें दिलवाई गई, मनसबदारी दिलवाई गई, सॉरी मनसबदारी का उल्लेख नहीं मिलता, जागीर दिलवाई गई। और इसके अलावा एक अच्छी आय का जो परगना था वो तक उसको दिलवाया गया जुहारा को। और यह भी हमको पढ़ने को मिलता है कि जुहारा और चिंकलिज खान जो आगे चलकर जिन्होंने अपने आप को पृथक कर लिया था, स्वतंत्र कर लिया था और हैदराबाद के पहले निजाम बने थे, निजाम उल मुल्क, तो वो चिंकलिज खान और सब्जी बेचने वाली उस जुहारा के मध्य जब कुछ मनमुटाव हुआ तो जुहारा ने इसकी शिकायत लाल कुंवर को की, और लाल कुंवर ने इसकी शिकायत बादशाह को की, और बादशाह ने लाल कुंवर के कहने से चिंकलिज खान के लिए चिंकलिज खान को दंडित करने का आदेश तक निकाल दिया। सोचो आप कितना प्रभाव होता था। थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। हालांकि एक चर्चा मैं वीडियो के स्टार्टिंग में कर चुका कि कैसे लोगों को पानी में फेंक दिया गया ताकि वो तड़प कर मरें, और उनको मरता देखकर बेगम प्रसन्न हो और बेगम को प्रसन्न देखकर स्वयं बादशाह भी प्रसन्न हो। एक और वाकया है उसी किताब में द लेटर मुगल्स में हमको पढ़ने को मिलता है, पेज नंबर 196 पर। लगभग इसमें टोटल 888 पेज है, वैसे आप भी पढ़ना, बहुत अच्छा हिस्टोरिकल सोर्स है। उसमें जानकारी मिलती है कि बादशाह प्रत्येक रविवार को लाल कुंवर के साथ में नग्न होकर, खुले में नग्न होकर नहाया करता था। अब आप सोचो क्या इमेज रहती होगी बादशाह की, क्या छवि बनी होगी आम जनता के बीच में। आप कभी दिल्ली जाइए, और दिल्ली में एक उस समय मकबरा था, अभी शायद मस्जिद होगी, मुझे कंफर्म नहीं है। तो दिल्ली में एक स्थान है जो नसीरुद्दीन अवधी का स्थान है। ये एक चिश्ती संप्रदाय के संत थे 14वीं शताब्दी के, और उनका मकबरा, उसके बगल में एक टैंक होता था पानी का। अभी पता नहीं मुझे है या नहीं है, लेकिन सोर्स में जैसा लिखा हुआ एक टैंक, उस टैंक में बादशाह लाल कुंवर के साथ में प्रत्येक रविवार नग्न होकर नहाया करता था पुत्र की प्राप्ति के लिए, क्योंकि लाल कुंवर को जहांगीर शाह से कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ था। इसीलिए लाल कुंवर जहांगीर शाह के जो दूसरे पुत्र थे उनसे घृणा किया करती थी। और यह भी पढ़ने को मिलता है कि जहांगीर शाह के जो पुत्र थे, एक तो मुइजुद्दीन दौला और इसके अलावा एक अजुद्दीन, इन दोनों को बादशाह ने देखना तक बंद कर दिया था, और लाल कुंवर के कहने पर इन दोनों को जेल में डाल दिया था। लाल कुंवर का इतना प्रभाव था। इसके अलावा हमको यह भी पढ़ने को मिलता है कि लाल कुंवर जब बादशाह के साथ में जाती थी शिकार के लिए, तो एक बार लाल कुंवर ने कहा कि ये कितना सारा जंगल है, कितने सारे पेड़ पौधे हैं, इसकी वजह से जो जानवर है वो हमको दिखते ही नहीं है, वो छुप जाते हैं उन पेड़ों के पीछे। तो क्यों ना ये अच्छा हो कि इन पेड़ों को काट दिया जाए, जिससे वो जानवर आसानी से दिखें और उनका शिकार कर लिया जाए। बादशाह ने कहा हाँ बात तो ठीक है, और दिल्ली का जो जंगल था बहुत बड़ी संख्या में पेड़ कटवा दिए गए, इसलिए ताकि जानवर खुले में आसानी से नजर आ जाएं और उनका शिकार किया जा सके। शायद इसीलिए, और भी बहुत सारी चीजें, इसीलिए लंपट मूर्ख की संज्ञा दी गई है जहांगीर शाह को। अब सोचने वाली बात है, पेड़ पौधे नहीं होंगे, जंगल नहीं होंगे, तो कहां से जानवर आएंगे, कहां से बायोडाइवर्सिटी आएगी, कहां से फूड चेन या फूड वेव का निर्माण होगा। खैर, बादशाह के बारे में यह भी पढ़ने को मिलता है कि वो नशे में, मतलब दारू पीकर दरबार में चला जाया करता था, और वहां दारू के नशे में ही दरबार की कार्यवाही होती थी। वहां कई बार वो अपने दरबारियों के साथ में फिजिकल भी हो जाया करता था। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हमको पढ़ने को मिलती हैं। तो अब इतना सुनने के बाद, समझने के बाद ये तो समझ में आ गया होगा कि आम जनता में बादशाह की क्या छवि बनी होगी, और स्वयं दरबारियों में बादशाह की क्या छवि बनी होगी। इसका खामियाजा अब बादशाह को भुगतना तो था ही, शासक को भुगतना था।
अब दरबारियों में अलग 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 गुट बन गए, जैसा इरादत खां बोलता भी है। अब उसका कथन मैं फिर से बोलता हूं, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्या कहा था इरादत खां ने कि बादशाह रंगरलियों में डूबा रहने वाला एक कमजोर शासक था और जो अमीर उमराव थे उनका बादशाह से कोई लगाव नहीं था। तो अब समझ में आ जाएगा क्यों लगाव नहीं था। और वैसे भी अमीर और उमरावों का इस बात में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता था कि बादशाह समझदार है या मूर्ख है। उनका केवल इस बात में इंटरेस्ट होता था कि हमको ऊंचा पद मिला या नहीं मिला। अलग 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 गुट होते थे, जैसे जहांदर शाह के समय में भी थे। तुर्रानी मुसलमानों का अलग गुट था, ईरानी मुसलमानों का अलग गुट था। ईरानी मुसलमानों के गुट के नेता थे जुल्फिकार खान, जो शिया मुसलमान थे। इसके अलावा देशी और विदेशी मुसलमान भी अलग बटे हुए थे। जो ईरानी तुर्रानी थे बाहर से आए हुए, वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, और जो भारतीय मुसलमान थे जो बाद में कन्वर्ट हो गए थे, उनको निम्न श्रेणी का माना जाता था। इन निम्न श्रेणी के मुसलमानों में, मतलब जो भारतीय मुसलमान थे जिनको दूसरे मुसलमान इतना श्रेष्ठ नहीं मानते थे, अपने से कमतर आंकते थे, इन्हीं मुसलमानों में थे सैयद ब्रदर्स, जिनको सैयद बंधु या सैयद भाई कहा जाता है। इनको भी थोड़ा सा किनारे कर दिया गया था। तो जहांदर शाह को एक बात तो समझ में आई कि अगर सत्ता में प्योर मुसलमान ही रहेंगे तो इनमें गुटबाजियां रहेंगी, तुर्रानी अपना गुट बनाते रहेंगे, ईरानी अपना गुट बनाते रहेंगे। तो बादशाह ने क्या किया, मुसलमानों के ऊंचे ओहदों में कमी करनी शुरू की, उनके प्रभाव को कम करना शुरू किया, और जो हिंदू शासक थे उनके प्रभाव को बढ़ाना शुरू किया। मतलब जहांदर शाह ने उसी प्रकार की नीति का अनुसरण करने का प्रयास किया जिस प्रकार की नीति उसके पूर्वज मुगल शासक अकबर के द्वारा की गई थी, जो सुलह कुल की नीति कहलाती है। उसका एक कारण था सुलह कुल की नीति का कि अगर प्योर मुसलमान ही है सब जगह तो वो आसानी से संगठित हो सकते हैं, और जितना ज्यादा अमीरों में दरबारियों में संगठन होगा वो राजा की कुर्सी के लिए उतना ही घातक होगा। इसीलिए क्या किया गया, उनको अलग अलग गुटों में बांट दिया गया। जैसे अंग्रेजों ने भी तो यही किया, हमको बांटा। आप देखना, जब रियासत काल में अंग्रेज ब्रिटिश भारत में जब अलग अलग सेनाएं होती थी तो जाट रेजिमेंट, उस प्रकार की रेजिमेंट, अलग अलग उनको नाम दिए होते थे। उनके अलग अलग जो भगवान होते थे उनके नाम से वो जय जयकारे लगाए जाते थे। मतलब कभी उन लोगों में यूनिटी नहीं आने दी। तो इस प्रकार का ऐसा ही अकबर के समय में भी रखा गया था कि अलग अलग गुट में बांट के रखो और प्योर मुसलमानों की सेना मत रखो, उनमें हिंदू राजाओं को भी स्थान दे दो ताकि वो आपस में संगठित नहीं हो पाएंगे। तो जहांदर शाह ने भी ऐसा किया, और जयपुर के जो शासक थे सवाई जयसिंह, उनको मालवा का सूबेदार बनाया और मिर्जा की उपाधि दी। ये ध्यान रखना, सवाई जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? जहांदर शाह के द्वारा। सवाई जयसिंह वही हैं जिन्होंने वर्तमान जो जयपुर है चार दीवारी के अंदर का, वो बसाया था। इसके अलावा जोधपुर के जो शासक थे, जिसको मारवाड़ कहा जाता था, मारवाड़ के शासक अजीत सिंह राठौड़ को गुजरात की सूबेदारी दी थी। अब हिंदू शासकों का प्रभाव बढ़ना और मुस्लिम जो अमीर थे उनके ओहदों में कमी करने की वजह से वो उनसे नाराज होने लग गए। साथ ही साथ जुल्फिकार खां ज्यादातर शासन के निर्णय लेता था, यह बात जहांदर शाह को अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए उसकी सत्ता, उसकी शक्ति में भी कमी करने का प्रयास किया। इसी वजह से जुल्फिकार भी अब नाराज रहने लग गया। तो अब जब इस प्रकार की ये अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है दरबार में, तो इसका फायदा तो उठाया जाएगा। अब कोई है क्या जो इसका फायदा उठा सके? बिल्कुल है, एक व्यक्ति है, और वो है फर्रुख शेर, जो अगला मुगल शासक बना था और मुगल इतिहास में ऐसा पहला मुगल शासक था जो किसी राजा का पुत्र ना होकर राजा के भाई का पुत्र था। यह भी ध्यान रखना आप। कौन था फर्रुख शेर? वापस थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में चलेंगे, क्योंकि अब फर्रुख शेर शासक बनेगा और फर्रुख शेर ही जहांदर शाह की हत्या करेगा। ध्यान करो, मैंने अभी आपको बताया कि 1712 ईस्वी में जहांदर शाह, जो सबसे बड़ा पुत्र था बहादुर शाह का, और जहांदर शाह का जो जस्ट छोटा भाई था अजीम उस शान, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। जहांदर शाह ने अजीम उस शान को पराजित कर दिया था और उसकी हत्या कर दी थी। तो उसी अजीम उस शान का बेटा था फर्रुख शेर, जो उस समय बंगाल में था, और अपने पिता की हत्या की खबर सुनकर उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया था। लेकिन उसके जो शुभचिंतक थे, जो चहेते लोग थे, उन्होंने फर्रुख शेर को बचा लिया था। अब फर्रुख शेर बच गया तो उसका उद्देश्य था अपने ताऊ जहांदर शाह की हत्या करके अपने पिता की हत्या का बदला लेना। उसने सेना को संगठित करना शुरू किया। कुछ लोगों का उसको साथ भी मिलता गया। बाकी जो लोग थे जो जहांदर शाह के पास में थे, उन्होंने अंतिम समय में उससे गद्दारी कर ली। अब साथ किसका मिला? तो दो भाई थे जिनको हम सैयद ब्रदर्स के नाम से जानते हैं, जो भारतीय मुसलमान थे, जिनका मुगल
काल में बहुत दबदबा हुआ, इनको किंग मेकर कहा जाता है, क्योंकि अब आगे चलकर यह तय करने लग गए थे कि कौन मुगल शासक बनेगा और कौन मुगल शासक नहीं बनेगा। तो एक तो थे पटना के सूबेदार जिनका नाम था हुसैन अली, और एक थे इलाहाबाद के सूबेदार जिनका नाम था अब्दुल्ला खां, या जिनको हसन अली भी कहा जाता है। इन दोनों ने फर्रुखशियर से यह कहा कि अगर आप दिल्ली पर चढ़ाई करते हो तो हम आपका साथ देंगे। इनका साथ मिल गया। इसके अलावा दिल्ली में जो लोग थे, चिंकलिज खां वो पहले ही नाराज था, अमीन खां मुख्य अधिकारी था, ये तटस्थ हो गए जब फर्रुखशियर हमला करने के लिए आया, और जुल्फिकार खां जो पहले जहांदर शाह के साथ में था, अंत समय में मुंह फेर लिया और वो फर्रुखशियर से जाके मिल गया, और यह आक्रमण हुआ 1713 ईस्वी में फर्रुखशियर और जहांदर शाह के बीच में आगरा में। और इस युद्ध में जहांदर शाह की जो सेना है वो फर्रुखशियर की सेना से 3 गुना थी, लेकिन बावजूद इसके जहांदर शाह पराजित हो गया। क्यों? क्योंकि उसके साथ के जो अधिकारी थे कुछ तो दूर हो गए, तटस्थ हो गए, और कुछ जाकर फर्रुखशियर से मिल गए। जहांदर शाह और उसकी बेगम लाल कुंवर को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा, और जहांदर शाह भागकर गया असद खां के पास में। असद खां कौन था मैं आपको बता चुका। असद खां इस समय वकील ए मुतलक था, लेकिन जब वो असद खां के पास में गया तो कोई भी व्यक्ति हो उगते हुए सूरज को ही सलाम ठोकता है, तो असद खां ने भी क्या किया, फर्रुखशियर को ही सलाम ठोका, और जहांदर शाह और लाल कुंवर को पकड़कर फर्रुखशियर के हवाले कर दिया। दोनों को कैद कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। अब जेल में डालने के बाद अब बात आती है उनको मारने की। तो फर्रुखशियर ने पहले तो हत्या कराई जुल्फिकार खां की, फिर हत्या कराई जहांदर शाह की। जुल्फिकार खां को क्यों मारा? उसने तो बल्कि साथ दिया था फर्रुखशियर का। तो ध्यान करो, 1712 में जब जहांदर शाह ने अजीमुशान को मारा था, अजीमुशान मतलब फर्रुखशियर का पिता, उस समय जुल्फिकार खां के कारण ही अजीमुशान मारा गया था। तो अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए पहले जुल्फिकार खां को मारा गया। उसके बाद में फर्रुखशियर ने अपने हाथ से आदेश लिखा, और वो आदेश दिया सफीउल्लाह खां को। सफीउल्लाह खां बादशाह के द्वारा हस्तलिखित उस आदेश को लेकर पहुंचा मोहम्मद यार खान के पास में। मोहम्मद यार खान ने पेशेवर हत्यारों को जेल में जाने का आदेश दिया। अब जो भी वहां घटना हुई थी, जो जैसा आंखों देखा हाल है, जो सोर्स में लिखा हुआ है, वो एज इट इज मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। वो पेशेवर हत्यारे गए उस जेल में जहां जहांदर शाह बंद था। तो जब वो जेल में गए तो लाल कुंवर चीख पड़ी, और चीख कर उसने जहांदर शाह को कस के पकड़ लिया। उन हत्यारों ने दोनों को अलग किया और सीढ़ियों में घसीटा, और घसीटने के बाद अपने जूतों से जहांदर शाह के शरीर के जो कोमल अंग थे, हमारे शरीर के पुरुषों के जो कोमल अंग होते हैं, वहां पर तब तक मारते गए जब तक जहांदर शाह नहीं मर गया। लाल कुंवर को छोड़ दिया गया, जहांदर शाह का सिर काटा, और सिर काटकर फर्रुखशियर के सामने एक ट्रे में पेश किया गया। तब जाके फर्रुखशियर संतुष्ट हुआ। इस प्रकार से जहांदर शाह की हत्या कर दी गई। एक और आती है इजारा पद्धति, जिसके बारे में मैंने नहीं बताया, भूल गया। जहांदर शाह के शासनकाल में रेवेन्यू कलेक्शन की इजारा पद्धति अपनाई गई थी, और इसकी वजह से किसान भी, यानी आम जनता, ज्यादातर किसान ही होते थे, मतलब उनको हम आम जनता बोल सकते हैं, आम जनता भी जहांदर शाह से नाराज थी। क्यों? क्या था इजारा पद्धति में? इजारा पद्धति में एक अधिकारी नियुक्त कर दिया जाता था जिसको इजारेदार कहा जाता था। वो इजारेदार सालाना राजा को, मतलब बादशाह को, एक निश्चित धनराशि दे देता था, और उसके बदले में किसानों से जितना मर्जी चाहे उतना वो लगान ले सकता था। नहीं आई बात समझ में? मैं समझाता हूं। मान लीजिए आप इजारेदार हैं, तो आपने बादशाह को क्या कहा, हम आपको साल के 100 रुपए दे देंगे। मैं केवल एक एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूं, राशि जो भी है, आप केवल एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं। आपने बादशाह को कहा कि हम आपको साल के 100 रुपए दे देंगे। अब वो 100 रुपए देने के बाद आपको यह अधिकार मिल गया, आप किसानों से जितना चाहो रेवेन्यू ले लो, साल का 150 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, जो भी। इसकी वजह से किसानों का बहुत ज्यादा शोषण होने लग गया था। तो किसान मतलब आम जनता भी जहांदर शाह से नाराज हो गए थे। तो जहांदर शाह के शासनकाल को अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब मैं एक इतिहासकारों के कथन और आपके समक्ष रखता हूं, और उसके बाद फिर इस वीडियो का समापन करते हैं। विलियम इरविन, जिनके द्वारा कहा गया है कि तैमूर के जितने भी वंशज थे, तैमूर के वंशजों में यह पहला कमजोर बादशाह हुआ था। ये अपनी नीचता, अपनी छिछलेपन की सोच,
अपनी क्रूरता और कायरपन के कारण शासन करने में अयोग्य साबित हुआ। यह विलियम इरविन ने कहा है। इसके अलावा एल्फिंस्टन ने यह कहा है कि बड़ी बड़ी जो योजनाएं होती थी वो इसकी समझ से बाहर थी, और छोटी जो योजनाएं थी उनको अपनी आलस्य प्रवृत्ति के कारण यह पूर्ण नहीं कर पाता था। तो यह था 8वें मुगल शासक जहांगीर शाह के शासनकाल का ब्यौरा। अब आगे और बहुत इंटरेस्टिंग विषय है वैसे, और मैं भी बड़ा उत्सुक हूं आपको कुछ विषयों पर लेक्चर देने को। वो हैं कि किस प्रकार से भारतीय मुसलमानों ने दूसरे ईरानी और तुरानी मुसलमानों की सत्ता के प्रभाव को कम करके अपना वर्चस्व बढ़ाया, और कैसे उन्होंने तय करना शुरू किया कि हम जो चाहेंगे वो मुगल शासक बनेगा। और वो भारतीय मुसलमान थे सैयद बंधु, उनकी भी बात करेंगे। जय हिंद।